नमस्कार, मैं सौरभ कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज एक नए टॉपिक और नए विषय के साथ आज आप लोग के बीच में मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं और इस टॉपिक का नाम है बिहार की प्रमुख नदियां। बिहार की प्रमुख नदियां ये खास करके बिहार ओरिएंटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, वैसे तो भारत के जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होते हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है ये, लेकिन खास करके बीपीएससी और बिहार में जो बिहार सरकार जो एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करती है उसमें इससे प्रश्न आते ही आते हैं। आज बड़ा ही अद्भुत अंदाज में आज आपको ये पढ़ने और जानने का मौका मिलेगा या अवसर मिलेगा। आप बने रहें वीडियो के अंत तक, बीच में कट या स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आप चूक कर जाते हैं, नहीं देख पाते हैं, फिर जो वीडियो का जो इंटरेस्ट रहता है वो आपका कम हो जाता है। तो मैं एक बार और कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहेंगे, ठीक है। तो आज जो ये काफ़ी बच्चों का डिमांड भी था कि आप बिहार की प्रमुख नदियों पर आप इस टॉपिक पर आप एक वीडियो लेकर आइए, तो मैंने आखिरकार इस पर रिसर्च किया और आज आप लोग के बीच में मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। ये बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर से लगभग एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और ये इतना पेचीदा है, इसमें मैपिंग प्लस डेटा ये तमाम चीज़ों का समावेश होता है ना। तो इसलिए आप इस चैप्टर को जब तक कॉन्सेप्ट से इसकी टेक्नोलॉजी को नहीं समझिएगा तब तक ये चैप्टर को आसानी से आप जाकर एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से आने वाले प्रश्न का सही जवाब नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो इसको चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर इसकी क्या है, इसकी कौन कौन से डायमेंशन है, कौन कौन से भाग हैं जिसको हमको कैटेगराइज करके पढ़ने से इसकी जो कन्फ्यूजन है उसको दूर किया जा सकता है, ठीक है। तो हम वैसे तो किसी भी चैप्टर की अपनी एक विस्तृत दायरा होता है, बहुत लंबा चौड़ा उसका सिलेबस होता है, लेकिन हम अपनी ज़रूरत के अनुसार उस चैप्टर के महत्वपूर्ण विषय को ही पढ़ने पर ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए ताकि आपकी ज़रूरत की चीज़ फ़िलहाल पूरा हो सके, ठीक है। तो इस ओरिएंटेशन से इस वीडियो को काफ़ी उपयुक्त बनाने की प्रयास किया गया है। सबसे पहले बिहार की प्रमुख नदियां, वैसे तो भारत की जितनी नदियां हैं उसकी अधिकतम प्रमुख नदियां बिहार से ही हैं और बिहार में ही आकर ये अपना जाल बिछाती हैं। इसलिए ये कतई ना समझे कि बिहार को पढ़ रहे हैं तो इससे इंडिया का या किसी बड़े एग्ज़ाम में इसका कोई मतलब नहीं है। बहुत सारा मतलब होता है और बिहार इंडिया में ही है, यहाँ से क्वेश्चन आपको आएंगे, बाकी के एग्ज़ाम में भी आपको फ़ायदा होने वाला है। तो हम अब बात करते हैं बिहार की प्रमुख नदियां। जो इस चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं तो इसको कैटेगराइज करके पढ़ने से आपको सहूलियत मिलेगा और ज़्यादा समझ पाइएगा। तो इसके अभी जस्ट मैंने बताया कि इसमें कई डायमेंशन हैं, उसी डायमेंशन से हम इसको समझेंगे। तो बिहार की प्रमुख नदियों में मैंने कुछ उसके प्रभाव को निकाले हैं, उस डायमेंशन से ही इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो जब बिहार की नदियों को समझेंगे तो इसका वर्गीकरण क्लासिफिकेशंस पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। दूसरा है यहाँ की नदियों का स्वभाव और उसकी विशेषताएं। तीसरा है उसका महत्व और अंतिम है लाभ या हानि, ये कितना लाभदायक है, कितना बेनिफिशियल है और क्या क्या हानि पहुंचा सकती हैं ना। इस डायमेंशन से अगर इन सबको समझा जाए तो बेहतर होगा। तो अभी सबसे पहला हमारा टॉपिक हो जाता है वर्गीकरण, ठीक है। तो वर्गीकरण को यानी कि विभाजन, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन को बिहार की नदियों को यदि क्लासिफाइड किया जाए, वर्गीकृत किया जाए तो 3 आधार पर मूलतः उसे वर्गीकृत किया जाता है। पहला है जल प्रवाह के आधार पर, ठीक है। अब इस जल प्रवाह में कौन से एलिमेंट को शामिल किया जाए तो मैं बताता हूँ। जल प्रवाह में बिहार की जो मुख्य नदी है, आधार मानकर चले तो गंगा को मान लेते हैं, ठीक है। गंगा बिहार को 2 भाग में बांटती है, दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार में बांटती है, ठीक है। गंगा, तो गंगा के उत्तर से मिलने वाली नदियों का स्वभाव अलग है, दक्षिण से मिलने वाली नदियों का स्वभाव अलग है। उत्तर से मिलने वाले नदियों का उद्गम स्थली अलग टाइप का है, दक्षिण से मिलने वाली नदियों का उद्गम स्थली यानी कि दोनों, यानी
उत्तर से और दक्षिण से मिलने वाली नदियों का नेचर ही बदल जाता है। ठीक है, बहुत अंतर है इसमें, इसलिए इसको बड़ी बारीकी से समझने की ज़रूरत है। तो जल प्रवाह के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि गंगा जो है बिहार के, वैसे भी बिहार मैदानी भूभाग है और उस मैदानी प्लेन इलाका में गंगा सबसे निम्नतम यानी सबसे निचली, इसके स्लोप के अनुसार सबसे निचले भाग से बहने वाली नदी है, सबसे निम्नतम पॉइंट है बिहार का। इसलिए तो बाकी सभी नदियां आकर इसमें संगम बनाती हैं या इसमें आके मर्ज कर जाती है स्लोप का अनुसरण करते करते। ठीक है, तो इस चीज़ को माइंड में रखना है, इसकी हायरार्की को, उच्चवच को माइंड में रखना है। क्यों? क्योंकि गंगा जो है सबसे निम्नतम बिंदु है बिहार का और उससे जल प्रवाहित होकर समुद्र तक जाती है, ये मुख्य है। और बाकी इससे ऊंचे जगह से आकर के इसमें मिलती है, यानी कि उत्तर और दक्षिण इससे ऊंचेवच के हिसाब से ये ऊंचा है और गंगा सबसे निम्नतम स्थिति में बहती है। ठीक है, डीप के आधार पर। अब यहाँ पर समझना है कि उत्तर से मिलने वाली नदियों का जल प्रवाह के आधार पर ये जितनी नदियाँ हैं, चाहे वह घग्गर हो, चाहे वह गंडक हो, बागमती हो, महानंदा हो या कोसी हो, जितनी नदियाँ हैं सभी नदियाँ सालों भर जल प्रवाह करती हैं, उनमें जल की कमी नहीं होती है। इनका जल स्रोत हिमालय है, ग्लेशियर है, जहाँ से इनको सालों भर जल की प्राप्ति होती है। जबकि उसके तुलना में प्रवाह के आधार पर दक्षिण से जो नदियाँ गंगा में मिलती है, दक्षिण बिहार की जो नदियाँ हैं वह बरसाती और सीजनली नदियाँ हैं, यानी कि बरसात के दिनों में यह ठीक इसी के बराबर लपालप जल लेकर के गंगा में मिलती हैं। जबकि बरसात के मौसम के बाद, सीजन समाप्त होने के बाद जब इन्हें अतिरिक्त जल नहीं मिलता है तो ये नदी मृण अवस्था में चली जाती है, यानी इनमें जल की कमी होता है और इसके बीच में छोटे छोटे टापू निकल आते हैं। ठीक है, तो ये नदियों का ये स्वभाव है, यानी प्रवाह के आधार पर बिहार की नदियों का ये स्वभाव है। दूसरा क्लासिफिकेशन अगर करें तो ये है स्थिति के आधार पर। स्थिति के आधार पर देखा जाए तो इसमें है ओरिजिन, इसका मुख्य एलिमेंट है। स्थिति में लोकेशन की बात करें तो इसमें मेन है ओरिजिन। तो उत्तर बिहार से जो नदी गंगा में आकर मिलती है वह मुख्यतः हिमालय से उसकी उत्पत्ति हुई है। बहुत बड़ा पर्वत श्रृंखला है विश्व का, उससे ग्लेशियर से उनका संबंध है, यानी कि वह हिमालय ओरिजिन है। जबकि दक्षिण से जो नदियां जाकर गंगा में मिलती है उनकी उत्पत्ति पठारी या पहाड़ी या छोटे मोटे जल स्रोतों से इनकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो इसके तुलना में इस नदियों की जो फेनोमिना होगा, स्वभाव होगा, इस नदी का स्वभाव उसके बराबर का नहीं होगा। ठीक है, तो स्थिति के अनुसार ये पठारी क्षेत्रों से या छोटे मोटे पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों से इनकी उत्पत्ति हुई है, जहाँ से जल स्रोत सालों भर बने रहना यह संभव नहीं होता है। बरसाती नदियाँ होती हैं, जबकि ये इसके साथ ये समस्या नहीं होता है। दिशा के आधार पर बड़ा सिंपल है, यानी कि पूरे बिहार की नदी को देखिए, नदी नया क्रिएट नहीं हो रहा है, बस अलग अलग बेसिस पर हम इसको क्लासीफाई कर रहे हैं ताकि इसको अच्छी तरह से, इसके स्वभाव को, इसके नेचर को हम समझ सकें। अब देखिए, दिशा के आधार पर देखें तो गंगा को आधार मान लेते हैं। गंगा में उत्तर से मिलने वाली नदियाँ और दक्षिण से मिलने वाली नदियाँ। दिशा के आधार पर दो तरह की नदियाँ हैं, एक तो गंगा में आकर उत्तर से आकर उत्तर बिहार से मिल रही हैं और दूसरा दक्षिण बिहार से मिल रही हैं। तो दो तरह की नदियां दिशा के आधार पर, उसी नदी को हम अलग अलग बेसिस पर समझ रहे हैं। तो आपको मैंने ये तीनों आधार पर नदियों का क्लासिफिकेशन मैंने समझाया। अब बात करते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक होगा इस चीज़ को समझने के लिए, जो एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से उससे प्रश्न आते हैं, वो होता है इन नदियों का उद्गम स्थली। ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं, उस जगह का नाम, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले उत्तर बिहार के नदियों का उद्गम स्थली जानेंगे, उसके बाद में दक्षिण बिहार के नदियों का उद्गम स्थली जानेंगे। तो हम वेस्ट टू ईस्ट समझते हैं, चूँकि ये भी अरेंजमेंट जान लेना आपको ज़रूरी होगा,
चूँकि ये कई बार क्वेश्चन पूछता है कि आपको 4-5 नदियों का नाम दिया रहेगा क्रमवत, और यदि आपके माइंड में नहीं है तो आपको सजाने के लिए भी ऑप्शन में दिया जाता है बीपीएससी जैसे एग्जाम में या एसएससी में। तो ये चीज़ आपके माइंड में होना चाहिए। तो हम पश्चिम से, यानी ये हमारा वेस्टर्न पार्ट है, वेस्ट से ये ईस्टर्न पार्ट है, इधर की तरफ देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यानी इस नदी का नाम है पहला, पश्चिम से पूरब की तरफ पहली नदी, जिसका नाम घाघरा या सरयू, घग्घर भी इसको कहा जाता है। ये नदी, घाघरा नदी, कहाँ? नम्पा श्रेणी, ये हिमालय का ही एक पर्वत श्रृंखला है जहाँ से ये उत्पन्न होती है और पूरा यूपी में एक लंबी दूरी तय करके या आकर के चौसा बक्सर में आकर के गंगा में मिलती है, बिहार में। और ये कुछ दूरी तक बिहार और उत्तर प्रदेश का क्या सीमा भी बनाती है, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन में हो सकता है ऐसे टर्म वाले क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। तो चौसा के बक्सर के पास आकर गंगा में मिल जाती है और उसके बाद में ये कहाँ, ये यूपी और बिहार का बॉर्डर भी बनाती है। दूसरा, वेस्ट टू ईस्ट में दूसरा नदी की बात करें तो वो है गंडक नदी, और ये नेपाल के अन्नपूर्णा पर्वत हिमालय से ही निकलती है और वहाँ से ये पश्चिमी चंपारण, बिहार का ही ये सबसे पश्चिमी जिला है, पश्चिमी चंपारण के साथ यूपी की एक लंबी बॉर्डर क्रिएट करता है ये भी, ठीक है। यानी यूपी बिहार का ये बॉर्डर क्रिएट करते हुए ये आकर पटना के आसपास आकर के गंगा में मर्ज कर जाती है, संगम बना लेती है, यहाँ मिल जाती है, ठीक है। तो दूसरी नदी हुई, कहाँ से निकला? अन्नपूर्णा पर्वत से। उसके बाद में तीसरी नदी की बात करें वेस्ट टू ईस्ट में तो वो है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक कहाँ से निकल रही है? सोमेश्वर पहाड़ी से निकल रही है, ये भी हिमालय से निकल रही है, और उसके बाद में ये लंबी दूरी बिहार में तय कर रही है। देखिए इसके डायरेक्शन को, इसकी रेखा को देखिए, ये लंबी दूरी तय करके और ये गंगा में मिल जा रही है बूढ़ी गंडक, ठीक है। अगर बूढ़ी गंडक की बात करें तो ये मुंगेर के निकट आकर के गंगा में मिल रही है, तो इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। तो सोमेश्वर पहाड़ी से निकल रही है और ये आके मुंगेर के निकट गंगा में मिल जा रही है, ये तीसरी नदी है वेस्ट टू ईस्ट में। दूसरा है महाभारत श्रेणी से ही बागमती निकलती है, जो गंडक के माध्यम से ये आकर के गंगा में मर्ज कर रही है, ठीक है। चौथा है महाभारत श्रेणी, यानी हिमालय से ही कमला नदी निकलती है और ये कमला आकर के ये भी गंगा में आकर मर्ज कर जा रही है, ठीक है। अगर हम बात करें कमला तो काढ़ागोला लखीसराय के पास, ये काढ़ागोला लखीसराय के पास आकर के गंगा में मिल रही है। उसके बाद में सप्तकोशी, ये हिमालय की ही एक केंद्र है या जगह है सप्तकोशी, जहाँ से कोसी नदी निकलती है और ये आकर गंगा में मिल जाती है, ठीक है। कोसी खगड़िया के पास में गंगा में मिलती है और इसी कोसी में बलान आकर मिलती है। बलान भी एक नदी है बिहार की, जो नेपाल के हिमालय से निकलती है और कोसी के माध्यम से जाके गंगा में प्रवेश कर जाती है। कोसी की दो धाराएं हैं, एक धाराएं बलान से होते हुए आ रही हैं, दूसरी धारा मुख्य है जो सीधे गंगा में मिल रही है, ये दिमाग में रखिएगा। उसके बाद में है अंतिम सबसे ईस्टर्न पार्ट की जो नदी है, जो ये महानंदा नदी है, जो बिहार का थोड़ा दूर के लिए बंगाल से सीमा लगाती है, ये भी बनाती है महानंदा नदी। ये भी महाभारत श्रेणी हिमालय से निकलती है और आ करके गंगा में प्रवेश कर जाती है। तो ये उत्तर बिहार की नदियां हैं जो प्रमुख रूप से सभी के सभी गंगा में आकर के संगम बना रही है और ये हिमालय से निकल रही है। ये सालों भर जल आपूर्ति इनमें बनी रहती है और ये सालों भर अपनी स्वच्छंद स्वभाव के लिए जानी जाती हैं। हालांकि ये सभी नदियां बरसात के दिनों में इनमें अतिरिक्त जल प्रवाह के कारण बाढ़ की विभीषिका भी बिहार के लिए पैदा करती हैं। वैसे मैं इस मुद्दे पर बाद में वीडियो के अंत में हम बात करेंगे, जब ये टॉपिक लाभ हानि का आएगा तब। फिलहाल हम अभी क्या कर रहे हैं, उद्गम की बात कर रहे हैं। तो अब हम दक्षिण बिहार की नदियों की बात कर रहे हैं। तो दक्षिण बिहार में फिर हम वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं। तो दक्षिण बिहार में देखेंगे कि दक्षिण बिहार के सबसे पश्चिमी किनारे से पहली नदी जो जाकर के गंगा में मिल रही है, चूँकि हमारे बिहार को दो हिस्सों में गंगा बांटती है और ये मुख्य नदी है, ये पहले ही मैं बता चुका हूँ। और ये गंगा की उत्पत्ति कहाँ से होता है भाई? गंगोत्री उत्तराखंड से होता है और ये जाकर के पश्चिम बंगाल के खाड़ी में जाकर के गिर जाती है हिंद महासागर में, ठीक है। इसकी मुहाना कहाँ है? हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, ये दिमाग में रखिएगा। अब हम बात कर रहे हैं तो
तो सबसे पहला दक्षिण बिहार का सबसे पश्चिमी सीमा से आकर गंगा में मिलने वाली नदी का नाम है कर्मनासा। और ये कहाँ, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? इसकी उत्पत्ति विंध्याचल पर्वत से हुई है, ठीक है, मध्य प्रदेश विंध्याचल पर्वत से हुई है और ये जाकर बक्सर के आसपास ये भी जाकर कर्मनासा में मिल जाती है। उसके बाद में इस नदी की एक सहायक नदी भी है कोयल नदी, जो कि कर्मनासा के माध्यम से गंगा में जाकर मिलती है। उसके बाद में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो दक्षिण बिहार की है और वो जाकर गंगा में मिलती है, वो है सोन नदी, ठीक है। और ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। याद रखिएगा, सोन नदी कितना बार एग्जाम में पूछा गया है। अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और जाकर पटना के आसपास ये जाकर गंगा में मिल जाती है, ठीक है, पटना के आसपास गंगा में जाकर मिलती है। उसके बाद में तीसरे नंबर पर दक्षिण बिहार के पश्चिमी किनारे से तीसरे नंबर पर जो नदी महत्वपूर्ण नदी है वह नदी का नाम है पुनपुन नदी। ये पुनपुन नदी कहाँ से? ये मध्य प्रदेश के पठारी भाग से, मैंने पहले ही बोला था कि छोटे मोटे पहाड़ी और पठारी भाग से ये लोग निकलते हैं। जल स्रोत के इनके पास कमी होता है। बरसात के दिनों में तो ये भी उसी नेचर से प्रस्तुत करते हैं अपने आप को जिस तरह से इधर से हिमालयी नदियाँ हैं, लेकिन बरसात खत्म होते ही ये जीर्ण अवस्था में चली जाती हैं। तो बात कर रहे हैं पुनपुन नदी की, तो पुनपुन नदी मध्य प्रदेश के पठारी भाग से ये निकलती है और जाकर के गंगा में मिल जाती है पटना के आगे, ठीक है। उसके बाद में दरधा नदी है इधर, यानी 4 नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण नदी की अगर बात करें साउथ बिहार की वेस्ट टू ईस्ट में, तो वो है उत्तरी छोटा नागपुर पठार से इसकी उत्पत्ति होती है और वो है फल्गु नदी, जो कि आपको पता ही होगा। फल्गु नदी, इसके किनारे गया शहर बसा हुआ है, तो ये फल्गु नदी है जो जाकर गंगा में मिल जाती है। उसके बाद में बदुआ, किऊल, इस टाइप की कुछ नदियाँ, अजय, ये भी नदियां जाकर के गंगा में मिलती है। लेकिन ये मेन फल्गु नदी तक आप साउथ बिहार की महत्वपूर्ण नदियों में इनको काउंट करेंगे। एक है किऊल नदी जो कि गंगा में जाकर मिलती है, ठीक है। तो ये था नदियों का यानी कि ओरिजिन, उत्पत्ति और कहाँ जाके संगम करता है, ये आपने अभी जाना, ठीक है। इस चीज़ को बार बार वीडियो चला करके आप देखेंगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को मैंने यहाँ पर काफ़ी रफ हो जाएगा और मैप खराब होने के चलते मैंने यहाँ पर एक लिस्ट भी बना रखा है कि कौन सी नदी कहाँ जाके संगम बना रही है। चूँकि उत्पत्ति तो बड़ा ईजी है, यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन संगम अगर यहाँ पर लिखा जाए तो ये मैप खराब हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर इसको एक लिस्ट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिएगा, कर्मनासा नदी कहाँ मिल रहा है? चौसा, बक्सर में जाकर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, मैं हट जाऊंगा और आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कर्मनासा नदी चौसा बक्सर के पास, सरयू या घाघरा नदी छपरा के निकट जाकर गंगा में मिलती है, कोसी नदी खगड़िया के पास जाकर गंगा में मिलती है, गंडक नदी पहलेजा घाट पटना के पास जाकर गंडक जाके गंगा में मिल जाती है। उसके बाद में फल्गु नदी ये उरैन मुंगेर के पास जाकर गंगा में मिलती है, सोन नदी दिघवाड़ा पटना के पास जाकर गंगा में मिलती है, कमला कढ़ा गोला लखीसराय में जाके गंगा में मिलती है। उसके बाद में बूढ़ी गंडक मुंगेर के निकट जाके गंगा में मिलती है, और बागमती नदी ये खोरमा घाट खगड़िया के पास जाकर गंगा में मिलती है, महानंदा ये कटिहार ये जाके कटिहार के आसपास गंगा में जाकर मिलती है। तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताया और इस चीज़ को आप बार बार देखेंगे भी और इसे खुद लिस्ट भी बनाएंगे कॉपी पर ताकि आपको याद हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हर एग्जाम में पूछता है। जो एस्पेक्ट होगा वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। अब अगला है, जैसा कि हमने इसकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ लिया, इसके मुहाना या इसके संगम के बारे में पढ़ लिया। अब अगला हम लोग का पॉइंट है ये जान लेना कि बिहार के कुछ महत्वपूर्ण नगर या शहर हैं जो इन्हीं नदियों के किनारे बसे हुए हैं और वो एग्जाम में पूछता है। तो चलिए उनको जान लेते हैं कि वो कौन से नगर हैं। तो सबसे पहले कुछ ही नदियां हैं जो महत्वपूर्ण रूप से उसके किनारे बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं। तो एक तो पहला गंगा है, ठीक है। तो गंगा के किनारे 5 महत्वपूर्ण शहर का नाम आप याद रखेंगे, ये बसे हुए हैं। पहला है पटना, दूसरा है बक्सर, तीसरा है मोकम्मा, चौथा है भागलपुर और पांचवा है मुंगेर। गंगा के किनारे ये 5 नगर बसे हुए हैं। दूसरे नंबर पर सरयू नदी या घाघरा नदी की बात कर रहे हैं। उस नदी के किनारे बिहार का जो नगर बसा हुआ है वो छपरा शहर है, ठीक है, छपरा शहर। गंडक नदी के किनारे 3 शहर बसे हुए हैं महत्वपूर्ण रूप से जो फेमस है बिहार का, वो है हाजीपुर, सोनपुर, मुजफ्फरपुर। गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। फल्गु नदी के किनारे
ठीक है, गया शहर बसा हुआ है। तो ये इतना यदि याद करके जाते हैं तो आने वाला बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें आपको बहुत ही सहायता मिलने वाला है, बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। बड़ी इजी वे में आप इस चीज़ को डील करके आने वाले हैं। अब अगला बात करते हैं इन नदियों के महत्व के बारे में, इन नदियों के इम्पोर्टेंस के बारे में। देखिए, नदी का महत्व बिहार में काफ़ी ज़्यादा रहा है, कई मायने में रहा है। अगर हम नदियों के महत्व की बात करें तो वैसे तो नदी का महत्व सामाजिक रूप से भी रहा है, आर्थिक रूप से भी रहा है, सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से भी रहा है। अब इन सभी पहलुओं से इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अगर आर्थिक रूप से इसके महत्व को समझा जाए तो बिहार में इन नदियों ने आर्थिक रूप से बिहार को कैसे मजबूत किया, कैसे महत्वपूर्ण बना दिया, इसमें सबसे पहला है ऊर्जा के क्षेत्र में बिजली उत्पादन के लिए ये नदियाँ काफ़ी सहायक रहीं और बिहार के लिए बिजली उत्पादन में काफ़ी हेल्प किया। जैसे कि कुछ ऐसे पावर प्लांट है जिसका नाम हम बता रहे हैं जो यहाँ की नदियों पर है। चौसा थर्मल पावर प्लांट, ये बक्सर में है। ये 2023 में बहुत बड़ा प्लांट है, 23 तक बनकर तैयार होने की संभावना है। डगमारा, ये सुपौल में है, जो कि पनबिजली उत्पादन करने का ये ऊर्जा केंद्र है। तीसरा है कोसी हनुमान नगर, ऐसे और भी हैं। तो आप उसको रिसर्च करके आप भी पढ़ें, ये महत्वपूर्ण है, ये पूछ सकता है, ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। सिंचाई के क्षेत्र में भी कई नदी जोड़ो योजना चल रही है बिहार में, इसकी मांग भी उठ रही है। कई ऐसे कैनाल हैं, नहर परियोजनाएं हैं जो नदियों की जल से सिंचाई होता है। वैसे भी बिहार कृषि प्रधान राज्यों में से एक है, तो यहाँ सिंचाई महत्वपूर्ण हो जाता है और इन नदियों के जल से सिंचाई करना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सिंचाई के क्षेत्र में अगर देखें तो कुछ ऐसे कैनाल परियोजनाएं हैं जैसे कोसी मेची परियोजना, जिससे कि वहाँ कैनाल के माध्यम से किसानों की खेतों तक पानी पहुँचाया जाता है। गंडक परियोजना, इससे भी बड़े पैमाने पर किसानों को जल आपूर्ति किया जाता है सिंचाई के लिए। उसके बाद में त्रिवेणी, ये भी ये पश्चिमी चंपारण में है, त्रिवेणी कैनाल परियोजना, इससे भी किसानों को सिंचाई देने का काम किया जाता है। इसका काफ़ी आर्थिक महत्व है। अगर हम सिंचाई के बाद में जल परिवहन की बात करें तो बिहार एक ऐसा राज्य है जो गंगा नदी के माध्यम से समुद्र तक जल परिवहन को तक अपनी पहुंच बनाने में सफल हुआ है या सफल रहा है। चूँकि बिहार एक लैंडलॉक स्टेट होने के बावजूद भी इसकी पहुंच समुद्र के समुद्रीय यानी कि ओशियनिक ट्रेड, आप कह सकते हैं कि समुद्री जल मार्ग तक इसकी पहुंच नहीं होने की संभावना को होने में बदल दिया। ये गंगा का सबसे बड़ा ये देन है बिहार के लिए। हालांकि बिहार सरकार को इस पर और अधिक प्रयास और व्यापक रूप देने की ज़रूरत है। अभी भी इसमें गंगा इनलैंड, आपका अंतःस्थलीय जलमार्ग जो हमारे देश का है उसमें गंगा 1 नंबर पर आता है और बिहार स्थलीय जलमार्ग का अपना बंदरगाह है पटना में, और जहाँ से इसके छोटे छोटे जहाज़ों के माध्यम से एक शहर से दूसरे शहर या समुद्र के रास्ते से दूसरे जगह पर अपनी वस्तुओं को आयात निर्यात करने का इसको एक माध्यम मिला है। ठीक है, तो आप जल परिवहन के क्षेत्र में भी इसका काफ़ी योगदान रहा यहाँ के नदियों का। मत्स्य पालन के क्षेत्र में काफ़ी योगदान रहा। बहुत सारे हमारे मत्स्य पालनकर्ता जो कि कई ऐसे नदियों के मछली उत्पादन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हैं। उसके बाद में पर्यावरण एवं जैव विविधता के संतुलन के क्षेत्र में भी इन नदियों ने अपना महत्व दिखाया है। आपको पता होना चाहिए कि से कई प्रवासी जीव हैं जो यहाँ की नदियों में अपनी जीवन और संचरण करते हैं। खास करके गंगेटिक डॉल्फिन का नाम आप सुने होंगे जो दुनिया से विलुप्त हो चुका है, लेकिन आज भी बिहार के ही रीजन वाले गंगा में ये पाया जाता है। ये बहुत ही अद्भुत प्रकार का ये जीव होता है। तो ये खुशी की बात है। और उसके बाद में ये महत्व, आर्थिक महत्व, अगर धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक महत्व की बात करें तो ये तो लगभग आप जानते होंगे, या मैं फिर एक बार बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि आध्यात्मिक महत्व इन नदियों का बहुत ही व्यापक रहा है। गंगा स्नान, आप जानते हैं कि कितना बड़ा आस्था का ये पर्व माना जाता है, या कितना लोगों का इसमें आस्था होता है। गंगा स्नान हो या गंगा आरती हो,
पटना में भी गंगा आरती का आयोजन बनारस की तरह करने की व्यवस्था किया गया। विशाल छठ पूजा का आयोजन जो कि गंगा घाट पर होना, ये भी एक आस्था का केंद्र है। उसके बाद में कुछ सांस्कृतिक परंपराएं जो हमारे इन नदियों से जुड़ा हुआ है, जो कि प्राचीन काल से होता हुआ आ रहा है। वैसे तो नदियों का महत्व कोई नई बात नहीं है, काफ़ी प्राचीन काल से नदियों के महत्व को लोग समझा गया है। चाहे कोई सभ्यता का निवास हो, चाहे कोई बहुत बड़े नगर या किला का निर्माण हो, हमेशा नदी का महत्व वहाँ पर दर्शाया गया है। लेकिन आज भी कम नहीं हुआ। अगर हम बात करें तो कुछ परंपरागत हमारे कल्चर की बात करें तो दाह संस्कार करना आज भी हमारे गंगा या ऐसे नदियों में लोग महत्व देते हैं। उसके बाद में मोक्ष प्राप्ति के लिए पिंडदान, जो कि फल्गु नदी का, आप उसकी इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। पूरे दुनिया से लोग जो कि हिंदू धर्म में आस्था रखते होंगे, वो पिंडदान के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए फल्गु नदी यानी गाया पहुँचते हैं। तो आप इन नदियों के महत्व को नकार नहीं सकते, काफ़ी महत्व है। और जो जो पॉइंट मैं बताया हूँ, इस पॉइंट को आप माइंड में रखेंगे, क्योंकि इस चीज़ से प्रश्न आते हैं। अगर हम इसकी लाभ हानि की बात करें तो लाभ हानि में तो लाभ, जितने महत्व की बातें हुई हैं वो सब लाभदायक रहा, लाभकारी रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये नदियाँ केवल और केवल लाभ ही पहुँचाते हैं। इन नदियों की विभीषिका और इसका विकराल रूप बिहार हर साल देखता है। लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, लाखों परिवार और लाखों लोग अपनी बच्चे, जान माल आदि खो बैठते हैं, इतनी क्षति होती है। तो इसके द्वारा, इसी के कारण तो कोसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी के कारण कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऐसी बात नहीं कि केवल कोसी में ही बाढ़ आता है, बाढ़ तो सभी नदियों में आता है जिसकी जलस्तर या वर्षा अधिक हो गया या किसी कारण से उसकी जलस्तर बढ़ता है, तो वो सभी कोई अपने क्षेत्र में, सभी नदियाँ अपने क्षेत्र में बाढ़ लाती हैं। लेकिन कोसी का तांडव, कोसी की जो विकराल रूप आज भी लोग भूलता नहीं है। तो इसलिए इन नदियों से हानि भी हुआ है और बिहार इस दंश को कई वर्षों से, दशकों से, शताब्दियों से इस चीज़ को झेलते हुए आ रहा है। मैं इस वीडियो में इतना कहना चाहूँगा कि बिहार सरकार को इस पर बहुत ही बड़ी पॉलिसी बना करके एक योजनागत तरीका से इस चीज़ से आज नई तकनीक के आधार पर नए नए व्यवस्था को, नए इंजीनियर्स के माध्यम से इससे बिहार को बचाने का प्रयास करना चाहिए। फिलहाल आज जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी है। आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें और बार बार इसको रिपीट करके देखें ताकि आपको इस पर पकड़ हो जाए। अगर आपको ये मेरे द्वारा बताया गया इन्फॉर्मेशन लगता है कि आपकी ज़रूरत की चीज़ों को मैंने बताया है, अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। मेरे चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। आप कमेंट करेंगे तभी मुझे समझ में आएगा कि मुझे क्या सुधार और आपकी सुझाव के अनुसार क्या बदलाव करना चाहिए। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई सूचना और एक नई ज्ञान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।